गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय हिंद। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एजुकेटर्स में हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने मैन्योर्स और उसके एडवांटेजेस के बारे में चर्चा की थी, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और आज के सेशन में हम टाइप्स ऑफ मैन्योर के बारे में कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की टाइप्स ऑफ मैन्योर। खाद में पोषक तत्वों की सांद्रता के आधार पर, यानी कि क्या सांद्रता के आधार पर इसे दो वर्गों में रखा जाता है। फर्स्ट वन है बल्की एंड सेकेंड है कंसनट्रेटेड। तो बल्की मैन्योर्स और कंसनट्रेटेड मैन्योर्स दो टाइप्स के हमारे मैन्योर होते हैं। फर्स्ट वन कि जो बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे खादों में पोषक तत्वों की प्रतिशत कम होता है। यानी कि जो बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं उनके अंदर जो NPK का जो कंसंट्रेशन होता है या फिर अदर ऑर्गेनिक जो न्यूट्रेंट रहते हैं जो कि प्लांट्स के लिए और सॉइल के लिए हेल्पफुल रहते हैं, उसकी क्वांटिटी कम रहती है तथा इसे खेत में अधिक मात्रा में डालना पड़ता है। यानी कि जब हम इसे अप्लाई करेंगे तो इसकी क्वांटिटी हमें ज़्यादा रखनी पड़ेगी। FYM कंपोस्ट तथा ग्रीन मैन्योर महत्वपूर्ण एवं प्रचलित बल्कि कार्बनिक खाद है। इसका मतलब है कि जो FYM है हमारा, FYM यानी कि गोबर खाद और ग्रीन मैन्योर यानी कि हरी खाद, गोबर खाद और हरी खाद बल्कि मैन्योर्स के अंदर ज़्यादा प्रचलित होता है। नेक्स्ट वीडियो में ग्रीन मैन्योर्स क्या होती है और इसके जो टाइप्स और इसके जो एडवांटेजेस होते हैं हम इसको एक अलग वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा FYM यानी कि फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। फार्म यार्ड मैन्योर होता है जो कि मवेशियों का मलमूत्र, चारे के बचे खुचे हिस्से का सड़ा हुआ मिश्रित रूप FYM कहलाता है। यानी कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनका जो एक्सक्रेशन होता है, यूरिन, डंक या फिर जो हम उनको खिलाते हैं उसका जो बचा हुआ जो हिस्सा रहता है, उसके सड़ने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम FYM कहते हैं। FYM के अंदर 0.5% क्या होता है, नाइट्रोजन, 0.2% फास्फोरस एंड 0.5% पोटास होता है। आप याद रखने के लिए इसको अठन्नी के थ्रू इसको याद रख सकते हैं। तो मवेशियों यानी कि जो एनिमल के जो यूरिन रहता है उसमें 1% तक नाइट्रोजन कंटेंट रहता है और जो 1.35% पोटास और अवेलेबल रहता है। यानी कि जो यूरिन के अंदर जो यूरिन होता है एनिमल्स का, उनके यूरिन के अंदर जो नाइट्रोजन यूरिया के फॉर्म में अवेलेबल रहती है, जिसका लॉसेस किसके वोलेटिलाइजेशन के थ्रू होता है। अब फार्म यार्ड मैन्योर बनाने के लिए डॉक्टर सी एन आचार्य 1939 के अंदर, इसके अंदर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, आप इसको करेक्ट कर लेना, 1939 है। उन्होंने क्या बताया था कि उन्होंने 6 से 7.5 लंबा एक गड्ढा बनाया था और 1.5 से 1.8 मीटर चौड़ा होना है और 0.9 से 1 मीटर गहरा या फिर ऊंचा या गहरा, मतलब कि गहरा होना चाहिए, उसका उपयोग करने के लिए बताया था। नेक्स्ट है गड्ढे में मलमूत्र से सने घास पुआल को तब तक भरते जाएंगे जब तक कि उसकी ऊंचाई कितनी होना हो जाए, 45 से 60 सेंटीमीटर ना हो जाए। यानी कि आपको एक गड्ढा बनाना है, एक गड्ढा बनाएंगे, उस गड्ढे में आपको जो एनिमल का जो एक्सक्रेशन या फिर जो प्रोडक्ट बचते हैं उसको तब तक भरना है जब तक कि इसकी हाइट जो है 45 से 60 सेंटीमीटर तक ना हो जाए। नेक्स्ट है उसके ऊपर हम क्या करें, गोबर और मिट्टी का लेप लगा देंगे, यानी कि आसपास से उसको हम गोबर का लेप लगा देंगे और जो खाद रहेगी वो 4 से 5 महीने के बाद प्रयुक्त करने लायक हो जाती है। यानी कि खाद हमारी 4 से 5 महीने के बाद बनकर रेडी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अच्छी तरह से तैयार खाद दुर्गंधहीन, ढीली, भुरभुरी तथा ह्यूमस की तरह होती है। मतलब यहाँ पे ह्यूमस, अब लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस जो होता है वह ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन के बाद जो लास्ट प्रोडक्ट बचता है उसे ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस के अंदर जो न्यूट्रेंट जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट है खाद में पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए निहित पोषक तत्वों का क्षय को कम करने के लिए जिप्सम, काइनाइट एवं सुपरफास्फेट जैसे रासायनिक प्रिजर्वेशन का प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि जो हमारा जो FYM है, FYM के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स की जो लॉसेस होते हैं उनको रोकने के लिए किसका यूज़ करेंगे हम, जिप्सम का यूज़ कर सकते हैं, सुपरफास्फेट का यूज़ कर सकते हैं, तो किया जाता है। ठीक है। जिप्सम जो यूरिन है, यूरिन को सुखाकर नाइट्रोजन का जो लॉसेस होता है उसको कम कर देता है और जो उसके अंदर कैल्शियम और सल्फर की मात्रा खाद में प्रदान करता है। यानी कि खाद के अंदर हमारा क्या ऐड कर रहा है, कैल्शियम भी ऐड कर रहा है और सल्फर भी ऐड कर रहा है। ठीक है।
इसके बाद है सुपर फास्फेट भी इसी तरह का काम करता है, यानी कि जो एसएसपी रहता है हमारा उसके अंदर जो है वो भी इसी तरह का काम करता है, यानी कि फास्फोरस की जो अवेलेबिलिटी रहती है उसको बढ़ाता है। खाद बनने का क्रम सड़ाने की बैक्टीरिया एवं एक्टिनोमाइसिटिस जो बैक्टीरिया है और जो एक्टिनोमाइसिटिस जो बैक्टीरिया है वो भाग लेते हैं। और इन जीवाणुओं में क्रियाशीलता के शुरू लगभग 60 से 70% क्या नमी तथा तैयार खाद में 30 से 40% नमी की आवश्यकता होती है, यानी मॉइस्चर जो है वो बैक्टीरिया के लिए शुरुआत में 60 से 70% होना चाहिए और नेक्स्ट बनने के बाद इसमें मॉइस्चर जो अवेलेबल होना चाहिए वो 30 से 40% अवेलेबल होना चाहिए। ऐसे ढेर के अंदर जो टेम्परेचर रहता है वो भी 50 से 60 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, यानी टेम्परेचर 50 से 60 के अगर आपके FIM के अंदर है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है सामान्यतः पूर्ण रूपेण सड़ा हुआ FIM का प्रयोग खेत में बुआई से कम 15 दिन पहले करना चाहिए, यानी कि जो आपने गोबर की जो खाद बनाई है आप सोइंग के पहले, यानी कि सोइंग के कितने दिन के पहले, लगभग 15 दिन के पहले आपको फील्ड के अंदर या खेत के अंदर आपको उसको यूज़ करना है। तो कितना यूज़ करना है, तो 10 to 20 टन पर हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर में आपको कम से कम 10 से 20 टन का यूज़ करना है। और लेकिन अगर आप सब्जियों के लिए अगर खेती कर रहे हैं तो लगभग 20 टन का आपको यूज़ करना है सब्जियों के लिए। अगर आप क्रॉप्स लगा रहे हो तो 10 से 20, और अगर वेजिटेबल्स की आप कर रहे हैं तो 20 टन से ज़्यादा या फिर 20 टन मिनिमम आपको यूज़ करना ही करना है। नेक्स्ट है खाद को संपूर्ण पोषक तत्व तुरंत उपलब्ध नहीं होता, मतलब कि अगर आपने आज खाद डाला है आपके खेत में, जो गोबर की खाद आपने आज अप्लाई की है, तो उसका जो न्यूट्रिएंट रहता है वो प्लांट को हैंड टू हैंड नहीं मिलता है, उसमें समय लगता है। समय क्यों लगता है, क्योंकि जैसे आप फील्ड के अंदर उसे अप्लाई करेंगे, फील्ड में आप जैसे अप्लाई करेंगे तो उसमें फील्ड के अंदर हमारी सोइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स को उस जो गोबर है या जो गोबर खाद है उसको खाने का काम करेंगे, उसको खाएंगे, जिसके बाद जो उसका डिकम्पोजिशन होने लगेगा। और डिकम्पोजिशन होने के बाद में मैंने बताया था ह्यूमस बनता है, क्योंकि रिच होता है न्यूट्रिएंट में। तो ह्यूमस उसको फिर मिलेगा, तो इसमें थोड़ा प्रोसेस में समय लगता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने आज ही डाला है तो आज ही उसका यूज़ नहीं करेंगे, उसका जो अवेलेबल रहेगा प्लांट्स के लिए वो कुछ समय के बाद होगा या कुछ दिनों के बाद होगा। यानी कि प्रथम फसल को लगभग 30% नाइट्रोजन, 60 से 70% फास्फोरस एंड 70% K2 उपलब्ध होता है। यानी कि आज आपने FIM को अप्लाई किया और जो पहली क्रॉप आप लगाएंगे तो उसके लिए ये 30% नाइट्रोजन, 70% तक आपको फास्फोरस और 70% तक आपको पोटास मिल जाएगा आपकी क्रॉप को। नेक्स्ट है भारत में कार्बनिक खाद के रूप में प्रयुक्त होने वाला FIM सर्वाधिक प्रचलित है, यानी कि कार्बनिक खाद में FIM बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है अपने इंडिया के अंदर। 1 टन गोबर की खाद सिर्फ 2.95 किलोग्राम नाइट्रोजन, 1.59 किलोग्राम फास्फोरस और 2.95 kg जो है पोटास की आपूर्ति होती है, मतलब कि काफ़ी लो क्वांटिटी है। नेक्स्ट है कि हॉट एंड कोल्ड मैन्योर क्या होता है। हॉट मैन्योर्स क्या होते हैं, ठंडे देशों में अश्व ने तो घोड़ा एवं भेड़, यानी कि घोड़ा एवं भेड़ का जो एक्सक्रेशन होता है उसे हम हॉट मैन्योर कहते हैं। ठीक है, किसका, घोड़ा और भेड़। ठीक है, नेक्स्ट है जबकि सूअर एवं गाय, यानी कि जो पिग और जो काव होता है उसे हम कोल्ड मैन्योर कहते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सूअर और जो गाय होती है ना, उनका जो एक्सक्रेशन या फिर जो काव डंक हो गया, जो यूरिन है, काव डंक को सड़ने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, यानी डिकम्पोजिशन होने में टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए उसे उस खाद को अपन क्या कहते हैं, कोल्ड मैन्योर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है शॉर्ट एंड लॉन्ग मैन्योर। शॉर्ट एंड लॉन्ग मैन्योर क्या होता है कि सड़ा हुआ खाद जिसमें मलमूत्र पदार्थ संरचना नष्ट हो जाती है, यानी कि आपने एक खाद का आपने 3 महीने पहले एक खाद बनाया और एक खाद आपने 10 दिन पहले बनाया, तो इसके अंदर आपने जितने भी जो भी एक्सक्रेशंस या फिर जो भी प्रोडक्ट्स डाले थे और इसमें भी आपने प्रोडक्ट्स डाले हैं, तो फर्स्ट वन जो A वाला अपना है, इसके अंदर जो भी आपने जैसे गोबर हो गया, यूरिन हो गया, उसके बाद क्रॉप रेसिड्यूज़ हो गए, एनिमल का जो भी हमने फीड के लिए दिया था वो जो एक्स्ट्रा बचा हुआ था वो भी, इनका जो सबका जो स्ट्रक्चर था वो आपस में घुल गया है, यानी कि वो उनका स्ट्रक्चर पूरी तरह से बिगड़ गया, वो आपस में भूल गए और वो मैन्योर क्या हो गई, रेडी हो गई। तो आप इसमें बता नहीं सकते कि कौन सा स्ट्रक्चर कैसा था।
लेकिन जो आपने ताज़ी जो खाद बनाई है उसमें आपने ये सब जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनको अगर आपने अप्लाई किया, जैसे कि गोबर हो गया, यूरिन हो गया, डंठल पत्तर हो गए, इनका अगर आप यूज़ करते हैं तो वो आप इजीली देख पा रहे हैं कि हाँ इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, काऊ का डंठल दिख रहा है नेक्स्ट, ठीक है ना, ये होता है। अब नेक्स्ट हमारा है फायर फेंसिंग। फायर फेंसिंग क्या होता है कि जो हमारी जो खाद होती है उसके अंदर नमी के कारण उसके अंदर फंगस दिखाई देने लगती है, फंगस ग्रो करने लग जाती है, तो दिखाई देने लगती है, तो उसका जो कलर होता है एक्चुअली ग्रे कलर की हो जाती है, इसीलिए इसे हम क्या फायर फेंसिंग कहते हैं।